एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोटल 18 चैप्टर्स जो हमारे साइंस बुक में हैं। तो वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अब आप एनसीईआरटी बुक को उठा के टोटल 18 चैप्टर्स नहीं पढ़ सकते। मैं आपको कंसाइज्ड वे में सारी चीज़ें जल्दी रिवाइज करवा दूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा टाइम लूँगी आपका प्लेलिस्ट के बारे में बताने के लिए। इस प्लेलिस्ट में है सारे चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन, 30-35 मिनट में सारे चैप्टर को एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उन्हें देख सकते हो, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। सेकंड प्लेलिस्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें हर चैप्टर से हमने 50-50 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो इससे भी काफ़ी हेल्प आपको मिलने वाली है। लास्ट वीडियो जो रही है रिपीटेड क्वेश्चन की, उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहला चैप्टर हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसकी रिवीजन कर लेते हैं। जब एक ही तरीके का प्लांट हम एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा स्केल में लगाते हैं, लार्ज स्केल पे लगाते हैं, तो उसे क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये आपका खेत होता है, तो यहाँ पे आपने गेहूँ के पौधे लगा दिए, काफ़ी ज़्यादा सारे प्लांट्स लगा दिए एक ही जगह पे, तो इसे हम क्या कहेंगे? व्हीट क्रॉप। इसे कहेंगे व्हीट क्रॉप। फिर से सुनिएगा, जब एक ही तरीके का पौधा, सेम काइंड ऑफ क्रॉप्स, एक ही जगह पे काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे लगाया जाता है, तो उसे हम क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप। 3 टाइप के क्रॉप हमने पढ़ रखे हैं। पहला है खारिफ क्रॉप, सेकेंड है राबी क्रॉप एंड थर्ड वन इज़ जायद क्रॉप। खारिफ क्रॉप से जो क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला तो ये बनेगा कि खारिफ क्रॉप किस सीज़न में ग्रो होते हैं। खारिफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन रेनी सीज़न। खारिफ क्रॉप किस सीज़न में लगाए जाते हैं? रेनी सीज़न में। इनका टाइम पीरियड क्या होता है? सेकंड क्वेश्चन, इनका टाइम पीरियड क्या है? इनका टाइम पीरियड होता है जून से सितंबर। अब इसी से तीसरा क्वेश्चन भी आ जाता है कि खारिफ क्रॉप्स को सोन कब किया जाता है, बोया कब जाता है? बोया इन्हें जून में जाता है, और काटा कब जाता है? हार्वेस्ट कब किया जाता है? इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर के आसपास। बात समझ में आई? इसी जगह से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। फिर आपका जो चौथा क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम्पल से बनेगा, आपसे पूछ लेगा ग्राउंड नट क्या है, इट राबी क्रॉप और खारिफ क्रॉप। तो इसको याद करने के लिए एक निमोनिक बनाया है, आरसीएम और जीएसएम। आरसीएम याद कर लो, जीएसएम याद कर लो। आरसीएम और जीएसएम क्या है? खरीफ क्रॉप्स है। आर फॉर राइस, सी फॉर कॉटन, एम फॉर मेज। ठीक है, जी फॉर ग्राउंड नट, एस फॉर सोयाबीन, एम फॉर मिलेट। आरसीएम जीएसएम इज खारिफ क्रॉप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर राबी क्रॉप में मूव करते हैं। राबी क्रॉप का सबसे पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा, राबी क्रॉप्स किस सीजन में ग्रो किए जाते हैं? दे आर ग्रोन इन विंटर सीजन। फिर इन्हें शो कब किया जाता है? इन्हें शो किया जाता है अक्टूबर में। और हार्वेस्ट कब किया जाता है? हार्वेस्टेड इन मार्च एंड सोन इन अक्टूबर। तीसरा क्वेश्चन है, टाइम पीरियड क्या होता है इनका? अक्टूबर से मार्च होता है। प्लीज़ ये सब लिखते रहिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। फिर इन्हें याद कैसे करेंगे? इनके एग्जाम्पल्स को याद करने का तरीका थोड़ा गंदा है, बट स्टिल वो मोटी पागल है। कोई पर्सनली नहीं लेगा, ये बस एक न्यूमोनिक है। वो मोटी पागल है, ऐसे लिख लेना। पीजीएल तीनों कैपिटल में रहेंगे, पीजीएल तीनों कैपिटल में रहेंगे। डब्लू का ओ जो रहेगा, ओ का जो डब्लू है उसका मतलब व्हीट, मोटी का एम जो है इसका मतलब मस्टर्ड, पी फॉर पीज, जी फॉर ग्राम, एल फॉर लिनसीड। एच का कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। डब्लू फॉर व्हीट, एम फॉर मस्टर्ड, पी फॉर पीज, जी फॉर ग्राम, एल फॉर लिनसीड। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि जी को आप यहाँ पे ग्राउंड नट नहीं बना देना, ठीक है। जो है वही रहेगा, व्हीट, मस्टर्ड, पीज, ग्राम एंड लिनसीड। ये टोटल 5 आपके बुक में दिए गए हैं जो राबी क्रॉप्स से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा टाइप का जो क्रॉप होता है जायद क्रॉप्स, इन्हें समर सीजन में ग्रो किया जाता है। जायद क्रॉप्स आर ग्रोन इन समर सीजन। और इनके एग्जाम्पल्स क्या? मेलॉन, जो आप खरबूज, तरबूज, खीरा खाते हो, ये सारे समर क्रॉप्स हैं। इन्हें गर्मी में बोया जाता है और दे आर कॉल्ड जायद क्रॉप्स। चलें फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। प्लविंग समझ लेते हैं। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है, एएमयू में 4 बार पूछा जा चुका है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लविंग। टिलिंग और प्लविंग दोनों सेम होते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर आपका नेक्स्ट जो चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि प्लविंग करने के बाद भी, खेत की जुताई करने के बाद भी सॉइल के कुछ बड़े बड़े गट्ठल, बड़े बड़े टुकड़े खेत में रह जाते हैं। मतलब एकदम प्लेन नहीं होती सॉइल, उसमें बड़े बड़े टुकड़े रह जाते हैं सॉइल के। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं क्रम्स। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, द प्लाउ फील्ड में है बिग क्लम्स ऑफ सॉइल। बिग क्लम्स ऑफ सॉइल जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खेतों में जो बड़े बड़े टुकड़े रह जाते हैं मिट्टी के, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रम्ब। याद रखना, क्रम्स आर बिग क्लम्स ऑफ सॉइल, ठीक है। फिर आपका लेवलिंग आता है। लेवलिंग क्या है? जब ये क्रम्स को तोड़ने के लिए कोई प्रोसेस होना चाहिए। बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े, उनमें तो
ग्रो नहीं कर सकते क्रॉप्स को, तो उनको तोड़ने का तो कोई तरीका होना चाहिए। तो लेवलिंग एक तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, लेवलिंग से क्या करते हैं, ये बिग क्रम्स ऑफ सॉइल को तोड़ते हैं। ठीक है, दीज बिग क्रम्स ऑफ सॉइल आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ लेवलिंग। यहाँ से याद क्या रखना है, बेसिकली लेवलिंग जो होती है किसकी हेल्प से होती है, लेवलिंग होती है लेवलर की मदद से। अगर आपसे पूछ ले लेवलर क्या काम करता है, तो वो लेवलिंग का काम करता है, ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, चलें देख लेते हैं। ये तीनों जो टूल्स हैं ये यूज़ होते हैं प्लविंग के लिए या टिलिंग के लिए। मैंने इसलिए लिख लिया कि आपसे पूछ ले कि प्लविंग या टिलिंग के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। कल्टीवेटर, होए एंड प्लाव, ये तीनों यूज़ होते हैं प्लविंग के लिए। कल्टीवेटर, होए एंड प्लाव आर यूज्ड फॉर प्लविंग। यहाँ से जो याद रखने वाली चीज़ है, प्लाव में, प्लाव इस तरीके से दिखता है, हल जिसे हम हिंदी में कहते हैं। इसका एक ट्राइंगुलर स्ट्रिप होता है, ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप। ये जो ट्राइंगुलर वाला पोर्शन है आयरन का बना हुआ है, इसे हम कहते हैं प्लाउशेयर। और ये जो मेन पार्ट ऑफ प्लाव रहता है, ये जो स्टिक लगी हुई होती है, दैट इज़ कॉल्ड प्लाव शाफ्ट। तो क्लियर रखिएगा, अगर पूछ ले अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप इन प्लाव इज कॉल्ड, तो आपको प्लाउशेयर बोलना है। ये ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप होता है। और प्लाव शाफ्ट क्या होता है, मेन पार्ट होता है लॉग ऑफ वुड का। ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे। सीड ड्रिल किस लिए इस्तेमाल होता है, सीड ड्रिल का इस्तेमाल हम बीज को बोने के लिए करते हैं, सोइंग के लिए करते हैं। सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। तो ये ट्रैक्टर की मदद से बीजों को बो देता है। आगे देखें, मैन्योर क्या होते हैं, मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिनको हम प्लांट्स में डालते हैं, क्रॉप्स में डालते हैं। क्यों डालते हैं, ताकि उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिले। बेसिकली मैन्योर और फर्टिलाइज़र का काम होता है प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, उनको हेल्दी रखना। तो मैन्योर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, कंपोस्ट। क्वेश्चन पूछ ले कंपोस्ट क्या है, कंपोस्ट एक मैन्योर है। कंपोस्ट क्या होता है, जो हम चीज़ों को सड़ा गला के बनाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स के पील्स हैं, उनके छिलके होते हैं, उनको वर्मी कंपोस्ट करते हैं, सड़ाते हैं और उनका मैन्योर बनाते हैं। तो कंपोस्ट इज़ अ मैन्योर। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट। केमिकल होते हैं और वो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, NPK। पहले तो NPK का क्लियर रहना, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस, K फॉर पोटेशियम। N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस, K फॉर पोटेशियम। NPK का फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर बाकी एग्जाम्पल फर्टिलाइज़र के क्या है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट एंड पोटैश। ये सारे फर्टिलाइज़र के एग्जाम्पल्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, फिर आप जानेंगे फैलो लैंड्स क्या होते हैं। फैलो लैंड्स वो होते हैं जब हम खेतों को थोड़े समय के लिए खाली छोड़ देते हैं, मतलब उन पे कुछ नहीं बुआई करते हैं, उनको खाली छोड़ देते हैं ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को रिटेन कर सके। तो अनकल्टिवेटेड लैंड्स बिटवीन टू क्रॉप्स, मतलब एक सीज़न में हमने फसल बोया, एक थोड़े टाइम के लिए खेत को खाली छोड़ देते हैं, उसमें कुछ भी नहीं बोते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड फैलो लैंड। अनकल्टिवेटेड लैंड्स आर कॉल्ड फैलो लैंड। ठीक है, अनकल्टिवेटेड लैंड्स बिटवीन टू क्रॉप्स आर कॉल्ड फैलो लैंड्स। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉप रोटेशन ये होता है कि एक सीज़न में आपने दूसरी फसल लगाई, जैसे इस सीज़न में मैंने लगाया गेहूँ, फिर नेक्स्ट सीज़न में मैं मटर लगा दूँ। ठीक है, तो जो क्रॉप का रोटेशन होता है, मतलब एक बार आपने दूसरी फसल लगाई, फिर दूसरी लगाई, फिर दूसरी लगाई, तो ये जो रोटेशन होता रहता है, ग्रोइंग क्रॉप्स अल्टरनेटली ऑन अ फील्ड इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। प्लीज़ ध्यान से सुनना, ग्रोइंग क्रॉप्स अल्टरनेटली ऑन अ फील्ड इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। बात समझ में आई। इरीगेशन क्या होता है, द सप्लाई of water to crops at regular interval is called irrigation. The supply of water to crops at regular interval is called irrigation. और दूसरी चीज़, प्लांट्स में नियरली 90% वाटर रहता है। प्लांट कंटेन्स नियरली 90% वाटर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन मैंने इसलिए लिख दिया है कि आपसे पूछ ले ऑल्सो नोन एज पुले सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज पुले सिस्टम। तो याद रखना, मोट को पुले सिस्टम कहते हैं, राहत इज कॉल्ड लीवर सिस्टम। ठीक है, ये चारों है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। क्या क्या है, मोट है, चेन है, पंप है, ढेकली है, राहत है। तो मोट को हम पुले सिस्टम के नाम से भी जानते हैं और राहत को लीवर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। चलें आगे बढ़ेंगे। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, ये मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन है। स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल क्या होता है, जो फुहारे वाला आपने देखा होगा, अक्सर लॉन वगैरह में लगते हैं, फुहारे के लिए जो इरिगेशन वाला सिस्टम है उसे हम स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। और इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, लॉन या कॉफ़ी प्लांटेशन में। अगर आपसे पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग
method of irrigation is best for coffee plantation? So that is sprinkler system. Which of the following irrigation is best for lawns? That is sprinkler system. तो ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको क्लियर रहे। फिर हमारा ड्रिप सिस्टम होता है जिसमें बूंद बूंद करके पानी गिर रहा होता है पौधों में। That is best for fruit plants and gardens. फ्रूट प्लांट्स और गार्डन्स के लिए ड्रिप सिस्टम इरिगेशन बेस्ट रहता है। और ये ड्रिप सिस्टम कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पे पानी ना रहे, जैसे रेगिस्तान वाले एरिया हैं, डिज़र्ट वाले एरियाज़ हैं। जामिया में इससे रिलेटेड कुछ पूछा जा चुका है कि राजस्थान के लिए कौन सा बेस्ट इरिगेशन सिस्टम रहेगा, तो वो ड्रिप सिस्टम रहता है। डिज़र्ट एरियाज़ जहाँ पानी की बहुत कमी है वहाँ के लिए ड्रिप सिस्टम इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। ठीक है, अनडिज़ायरेबल और अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। जो फालतू के पौधे होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती हमें, दे आर कॉल्ड वीड्स। एंड द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। जब हम अपने खेतों से वीड्स को निकालते हैं, उन फालतू पौधों को निकाल के फेंकते हैं, डैट इज़ कॉल्ड वीडिंग। ठीक है, बहुत जल्दी हम चल रहे हैं, आई एम सो सॉरी बिकॉज इतने छोटे से वीडियो में पूरी चीज़ें कवर करनी सच अ डिफ़िकल्ट टास्क। और फिर हम देखेंगे वीडीसाइड्स क्या होते हैं। वीडीसाइड्स वो केमिकल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम वीड्स को मारने के लिए करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक 2 है, 2 क्या है? वीडीसाइड है। 4D एक वीडीसाइड का नाम है, तो पूछ ले 4D इज़ अ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वीडीसाइड। सो 4D इज़ अ वीडीसाइड एंड 2 इज़ ऑल्सो अ वीडीसाइड। ये नेम है केमिकल्स के। तो बात समझ में आए? वीड्स क्या होते हैं? अनडिज़ायरेबल और अनवांटेड प्लांट्स। वीडिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ वीड। और वीडीसाइड क्या होते हैं? ऐसे केमिकल जिनका इस्तेमाल हम वीड्स को रिमूव करने के लिए करते हैं। वीडिंग के लिए आप खुरपी का नाम सुना होगा आपने। खुरपी का इस्तेमाल वीडिंग के लिए किया जाता है। वीड्स को निकालने के लिए खुरपी का इस्तेमाल होता है। तो अगर पूछ ले फॉर विच पर्पज खुरपी इज़ यूज, सो डैट इज़ यूज फॉर वीडिंग, वीड्स को निकालने के लिए। अगला टॉपिक है हमारा हार्वेस्टिंग का। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हमारा फसल तैयार हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उसकी हम कटाई करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग इन साइंटिफिक लैंग्वेज। हार्वेस्टिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हार्वेस्टर का या फिर सिकल का। सिकल क्या होता है? हंसू, पता नहीं क्या बोलते हैं, हासू या कुछ करके ऐसे बोलते हैं, सिकल होता है ये। इसका इस्तेमाल हम करते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, और एक मशीन है हार्वेस्टर डैट इज़ यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग प्रोसेस। अब ये दो जो बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, अगर एनसीईआरटी के टर्म से बताऊँ मैं तो ये दोनों सेम है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये दोनों सेम है, क्योंकि क्लास 8 के लेवल पे वो आपको बहुत डिस्टिंक्शन नहीं बताना चाह रहे थे, बट हम थोड़ा जाके देखेंगे हाई लेवल। अक्सर ये वाली गलतियाँ हो जाती हैं, इनफैक्ट मुझसे भी कई दफ़ा हुई है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रही थी आपको, बट नाउ आई रियलाइज्ड कि हाँ डिफरेंस समझना ज़रूरी है इसका। थ्रेसिंग क्या होते हैं? थ्रेसिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ ग्रेन्स और सीड फ्रॉम हस्क और स्टॉक्स। जब हम स्टॉक्स से, ये स्टॉक्स से डंठल जैसे कहते हैं, जब इनसे ग्रेन को निकालते हैं, सो डैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड थ्रेसिंग। रिमूवल ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक इज़ कॉल्ड थ्रेसिंग। ठीक है, और जब हम ग्रेन्स को कैप्स से निकालते हैं, जो भूसे होते हैं इनके ग्रेन्स के साथ, इनसे जब रिमूव करते हैं, सो डैट इज़ कॉल्ड विनोइंग। दीज टू आर वेरी डिफरेंट प्रोसेसेस। ध्यान क्या रखना है? व्हेन ग्रेन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम स्टॉक्स, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स और कॉल्ड थ्रेसिंग, एंड द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम कैप इज़ कॉल्ड विनोइंग। ठीक है, आई थिंक इमेज से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दिस इज़ थ्रेसिंग एंड दिस इज़ विनोइंग। फिर हम कंबाइन की बात करेंगे। कंबाइन एक ऐसी मशीन है जिसमें हार्वेस्टर भी होता है और थ्रेशर भी होता है। कंबाइन इज़ अ मशीन जिसमें हार्वेस्टर भी है और थ्रेशर भी है, दोनों होते हैं इसमें। ठीक है, फिर आगे देखेंगे लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज़ डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज। सिलोज जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, तो वो घरों में नहीं रखते। बहुत ज़्यादा अनाज को जब स्टोर करते हैं तो वो सिलोज में होते हैं या ग्रेनरीज में होते हैं। तो ये दोनों टर्म याद रखना, कहीं फिलअप दे दिया तो ऐसे ग्रेनरीज और सिलोज आपको याद होना चाहिए। फिर हमारा टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री का। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? जो हम जानवरों को पालते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। क्यों ख्याल रखते हैं? ताकि उनके बदले हमें कुछ मिले। डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मीट्स मिलते हैं, और उसे हम बेचते हैं, यूज़ करते हैं। सो डैट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर डैट डील्स विद द रियरिंग ऑफ एनिमल, टेकिंग केयर ऑफ देम। ठीक है, एनिमल को पालना, उनका ख्याल रखना, ये सारी जो चीज़ें हैं इसे हम एनिमल हस्बेंड्री में कंसिडर करते हैं। इस चैप्टर का एक और कंफ्यूजिंग टॉपिक कॉड लिवर ऑयल।
एक तो बात क्लियर है, कॉड लिवर ऑयल कहाँ से ऑब्टेन होता है? फिश से। अगर पूछे कॉड लिवर ऑयल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, तो फिश, नो डाउट। बट बहुत सारे लोग विटामिन डी और विटामिन ए में कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं क्लियर कर दूं, कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए भी होता है, विटामिन डी भी होता है। बट आपके एनसीईआरटी में विटामिन डी लिखा हुआ है, तो विटामिन डी को लेके चलिए। अगर ऑप्शन में विटामिन डी नहीं रहा तो आप विटामिन ए पे क्लिक कर देना, नो प्रॉब्लम। पर क्लियर है ना, कॉड लिवर ऑयल हैज़ बोथ विटामिन ए एज वेल एज विटामिन बी। तो यहीं पे एंड करते हैं इस चैप्टर का, मिलते हैं। सॉरी, अभी एक और चीज़ बची हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ राबी क्रॉप। देखो सारे चैप्टर पढ़ने के बाद बस एक चैप्टर से एक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे कि आपको कितना समझ में आया। राबी क्रॉप्स इनमें से कौन सा है? राबी क्रॉप इनमें से कौन सा है? वीट। वीट है, राइट। हमने क्या याद किया था? वो मोटी, MOTI, पागल है। तो सबसे पहला हमारा क्या था? W से वीट था। बाकी सारे क्या हैं? RCMGSM के पार्ट हैं। वीट इज़ अ राबी क्रॉप। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं। चलें चैप्टर सेकंड का रिवीजन करते हैं फटाफट। सबसे पहली चीज़ जो आपने बतानी है मुझे, ब्रेड मोल्ड क्या है? क्वेश्चन पूछ लेता है, ब्रेड मोल्ड किस कैटेगरी में आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के? ब्रेड मोल्ड है फंजाई, पेनिसिलियम क्या है? फंगी है, ये भी एस्परगिलस क्या है? फंगी है। तो ये तीनों जो आपको सामने दिख रहे हैं, ये तीनों आते हैं फंगी की कैटेगरी में। कोई सा भी क्वेश्चन आएगा कि ब्रेड मोल्ड इज़, तो बताओगे फंगी, पेनिसिलियम इज़ अ फंगी, ठीक है। दूसरी चीज़, ब्रेड मोल्ड का जो साइंटिफिक नेम है वो है राइजोपस। ब्रेड मोल्ड इसका कॉमन नेम है, साइंटिफिक नेम है राइजोपस। एस्परगिलस जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। पूछ ले प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड में किसका इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री में? तो एस्परगिलस का किया जाता है, ठीक है। क्लैमिडोमोनास क्या है? एक एल्गी का नाम है। स्पाइरोगाइरा क्या है? एक एल्गी है। प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका था कि किसे हम पॉन्सिल के नाम से जानते हैं? स्पाइरोगाइरा को पॉन्सिल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अमीबा और पैरामीशियम किस कैटेगरी में आते हैं? ये हैं प्रोटोजोआ। आई होप क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब अगली बात है मिल्क टू कर्ड। मिल्क टू कर्ड किस बैक्टीरिया की वजह से बनता है? दूध से दही किस बैक्टीरिया की वजह से बनता है? लैक्टोबैसिलस की वजह से, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है राइजोबियम। इसे जो भी ऐसे बैक्टीरियाज हैं, जो भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, ठीक है। ये जो राइजोबियम है ये कहाँ रहते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में। काफ़ी दफ़ा बताया मैंने, लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं? जैसे मटर, ठीक है, जो दलहन वाली फसलें होती हैं, मटर, तिल नहीं, मूंग, ये सारे जो प्लांट्स होते हैं इन्हें लेग्यूमिनस प्लांट कहा जाता है। पी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, मटर सबसे एग्जाम्पल है। इनके रूट नोड्यूल्स में रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। एक और का नाम आपकी बुक में दिया गया है, एक और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर का आपके बुक में नाम दिया गया है, वो है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, जिसे हम कॉमन नेम में ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये भी एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। ध्यान से दो चीज़ें क्लियर रखना कि राइजोबियम के अलावा पूछ ले कौन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, तो ये साइनोबैक्टीरिया की कैटेगरी के बहुत सारे, साइनोबैक्टीरिया के कैटेगरी के बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशर होते हैं। और इसे, ये जो है ना, इसे कॉमन नेम में ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले ब्लू ग्रीन एल्गी किसे कहते हैं? इन्हें कहते हैं, ठीक है। अब देखो बेकिंग इंडस्ट्रीज में किनका इस्तेमाल होता है? केक वगैरह बनाने के लिए किसका? हम ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अल्कोहल वाइन बनाने के लिए भी ईस्ट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि जब शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को किसने डिस्कवर किया था? लुइस पास्चर ने किया था 1857 में। फर्मेंटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर इन 1857। इसी 1857 में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी हुआ। उर्दू में भी आपने पढ़ा है। आज़ादी की पहली जंग कब हुई थी? 1857 में। तो याद रखना इसी साल फर्मेंटेशन भी डिस्कवर हुआ था। फिर देखेंगे एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। एंटीबायोटिक्स ऐसे दवाइयाँ होती हैं, ऐसे मेडिसिन होती हैं जो पैथोजेंस को मारते हैं, मतलब बीमारी फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ख़त्म करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स क्या है? दे आर यूज टू स्टॉप द ग्रोथ और किल डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक एग्जाम्पल। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, ये तीनों जो है एग्जाम्पल दिए गए हैं एंटीबायोटिक्स के आपके बुक में, ठीक है। एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किसने किया था? पेनिसिलिन को डिस्कवर किसने किया था? पेनिसिलिन भी एक एंटीबायोटिक है, आपको क्लियर होना चाहिए। पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। अगला टॉपिक देखते हैं,
ठीक है। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, जब भी कोई डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब हमारी बॉडी में घुसता है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। तो ये फिलअप के फॉर्म में आपको दे देगा, जब भी कोई डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़। ठीक है, ठीक है। फिर देखें, वैक्सीन फॉर चिकन पॉक्स सॉरी स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर। हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स? एडवर्ड जेनर इन ईयर 1798। ठीक है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर कॉल्ड पैथोजेंस इन साइंटिफिक लैंग्वेज। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट बीमारीज देख लेते हैं। वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती है, मैंने चार्ट टेलीग्राम पे भेज दिया, आप याद कर लीजिएगा बाद में। मीजलेस, इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, एड्स। मैंने बताया था ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का। 7 से 8 क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक और आगे भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बैक्टीरिया से कौन से होते हैं? टाइफाइड, टीबी एंड कॉलेरा। प्रोटोजोआ से डायसेंट्री, मलेरिया। ये तीनों बीमारियां हैं जो कि ये इंसानी बीमारियां, ह्यूमंस में होने वाली बीमारियां हैं जो वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की वजह से होती है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको क्लियर होना चाहिए कि कॉलेरा कैसे स्प्रेड करता है, विद बाय वाटर एंड फूड। हेपेटाइटिस ए कैसे स्प्रेड करता है, वाटर। मलेरिया कैसे स्प्रेड करता है, मॉस्किटो। तो प्लीज़ इन्हें याद कर लीजिएगा, ये मैं अभी आपको याद नहीं करा सकती, ये आपको याद करने वाली चीज़ है, आप इसका रट्टा मारोगे तभी होगा। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ेस क्या होते हैं। ये ऐसे डिजीज़ेस हैं जो पानी, हवा और खाने के थ्रू फैलते रहते हैं। मतलब ये बीमारियां ऐसी होती हैं जो फैल जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। एग्जाम्पल है कॉलेरा। कॉलेरा एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कॉमन कोल्ड कम्युनिकेबल है। चिकन पॉक्स, टीबी, ये चारों बीमारियां जो हैं जो दी गई हैं आपकी एग्जाम्पल्स में, ये हैं क्या, माई कम्युनिकेबल डिजीज़। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़, तो ये याद रखना, कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। ठीक है, फिर देखेंगे एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स एक एनिमल में बीमारी होती है। ठीक है, एनिमल में एक बीमारी होती है एंथ्रैक्स, जिसके बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट कोच ने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बैसिलस एंथ्रासिस को किसने डिस्कवर किया? बैसिलस एंथ्रासिस वो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से एंथ्रैक्स डिजीज़ होता है, तो रॉबर्ट कोच ने किया था 1876 में। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे देयर आर सम इंसेक्ट्स, ऐसे इंसेक्ट और जानवर होते हैं जो कि डिजीज़ को, बीमारियों को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पहुँचाते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कैरियर्स। जैसे मक्खी होती है हमारे घरों में, वो कैरियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो भी एक कैरियर है। ये क्या कैरी करती है? मलेरिया को, मलेरिया जो बीमारी है उसको एक जगह से दूसरी जगह फैलाती है। फीमेल एडिस मॉस्किटो जो है ये डेंगू वायरस का कैरियर है। तो क्लियर रखना, डेंगू वायरस का कैरियर कौन है? फीमेल एडिस मॉस्किटो। मलेरिया का कैरियर कौन है? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से होता है। ये इसका पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अगर पूछ ले मलेरिया इज कॉज्ड बाय, तो पता है प्रोटोजोआ की वजह से होता है, लेकिन उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? उस प्रोटोजोआ का नाम होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर देख लेंगे फूड प्रिजर्वेटिव। 2 केमिकल फूड प्रिजर्वेटिव के नाम दिए गए हैं, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। दोनों से क्वेश्चन आ चुका है। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड दोनों क्या है? फूड प्रिजर्वेटिव है। और ये जो है शुगर, सॉल्ट, विनेगर एंड ऑयल, ये भी फूड प्रिजर्वेटिव हैं जो हमारे घरों में पाए जाते हैं। कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं ये। ठीक है, फिर आगे देखेंगे पास्चुराइजेशन प्रोसेस किसने डिस्कवर किया था? लुइस पास्चर ने। इनके नाम में ये लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था पास्चुराइजेशन का प्रोसेस। ये पास्चुराइजेशन प्रोसेस क्या होता है? इसमें दूध को गर्म किया जाता है बहुत ज़्यादा हीट पे, मतलब अराउंड 700 डिग्री सेल्सियस पे दूध को गर्म किया जाता है, फिर उसको बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर में रख दिया जाता है। अचानक से बहुत गर्म किया आपने 15 से 30 सेकंड के लिए, फिर बहुत ठंडा कर दिया उसको। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पास्चुराइजेशन, जिसमें जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं। तो मेन मुद्दा क्या है? पास्चुराइजेशन प्रोसेस किसने डिस्कवर किया था? लुइस पास्चर ने। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट नाइट्रोजन गैस है? प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, 78% नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में है। एक चीज़ जो मिक्स हो गई है मुझे बताना है आपको, एनिमल डिजीजेस। एनिमल डिजीजेस में कुछ नाम है, जैसे एंथ्रैक्स। मैंने बताया एंथ्रैक्स एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो है बैसिलस एंथ्रासिस, ये होता है बैक्टीरिया की वजह से। फिर दूसरी बीमारी है फूट एंड माउथ डिजीज़। फूट एंड माउथ डिजीज़ जानवरों में होता है, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है वायरस की वजह से। फूट एंड माउथ डिजीज़ वायरस की वजह से। फिर आपका है रस्ट ऑफ व्हीट। रस्ट ऑफ व्हीट किसकी वजह से होता है? फंगी की वजह से। मैंने हालांकि चार्ट भेज दिया गया टेलीग्राम चैनल पे। जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं हैं, जुड़े नहीं हैं, गूगल पे
टेलीग्राम पे जाके सर्च करो एंट्रेंस वॉरियर, आपको चैनल मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगी, जाके चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो फंगी की वजह से रस्ट ऑफ व्हीट होता है। और कौन सी बीमारी है ये दोनों एनिमल्स वाली हैं और ये प्लांट्स वाली मैं बता रही हूँ, ये प्लांट के। फिर होता है येलो वेन ऑफ मोज़ैक, येलो वेन ऑफ मोज़ैक, भिंडी में ये बीमारी होती है, किसकी वजह से होता है, ये वायरस की वजह से। येलो वेन ऑफ मोज़ैक किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से। ठीक है, बस इतना है आपका। अब देखते हैं इस चैप्टर का एक एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय, अभी बताया रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय फंगी, फंगी की वजह से रस्ट ऑफ व्हीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 3 पे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है यहाँ पॉलीमर्स इज मेड अप ऑफ मोनोमर्स। जो पॉलीमर्स होते हैं वो कई सारे एक मोनोमर्स से मिलके बने हुए थे। बात समझ में आए, पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स। कॉटन किसका पॉलीमर है, कॉटन इज अ पॉलीमर ऑफ अ सेल्यूलोज। क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछ सकता है कि कॉटन में मोनोमर क्या होता है, कॉटन में मोनोमर सेल्यूलोज होता है। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब है कॉटन बना होता है सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर, सेल्यूलोज किससे बना हुआ होता है, सेल्यूलोज इज अ मेड अप ऑफ मैनी ग्लूकोज। ठीक है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको क्लियर रखिएगा, प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहते हैं, रेयॉन इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। रेयॉन को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, फ्रॉम वुड पल्प। बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प रेयॉन इज ऑब्टेन्ड। ओके, फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर कौन सा था जो बनाया गया, फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर वो रहा है नायलॉन। स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर कौन सा है, नायलॉन। वो फाइबर जिसके पास हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, खिंचाव वाला स्ट्रेंथ है, जितना खींचो वो खिंचता जाता है, वही है नायलॉन। ठीक है, नायलॉन क्या क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है, टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, और ये फर्स्ट फुली डेवलप सिंथेटिक फाइबर है, डेवलप किया गया था 1931 में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। टेरिलीन क्या है, टेरिलीन एक पॉलिस्टर है, टेरिलीन इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। पीईटी क्या है, पीईटी इज ऑल्सो अ पॉलिस्टर। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ पॉलिस्टर, फुल फॉर्म ऑफ पीईटी इज पॉली इथाइलिन टेरेप्थलेट। ओके, पॉलिस्टर इज मेड अप ऑफ ईस्टर, पॉलिस्टर नाम में ही देखना, पॉली प्लस ईस्टर, पॉली इज मेड अप ऑफ, पॉलिस्टर इज मेड अप ऑफ मैनी ईस्टर। ओके, और ईस्टर क्या होता है, ईस्टर वो केमिकल है जिसकी वजह से फ्रूट्स में स्मेल आती है। कुछ ब्लेंडेड फाइबर्स के नाम देखेंगे, ब्लेंडेड फाइबर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो फाइबर से मिलके बने हुए हैं। पॉलीकॉट बना हुआ है पॉलिस्टर प्लस कॉटन से, टेरिकॉट बना हुआ है टेरिलीन प्लस कॉटन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूल जाते हैं लोग। पॉलीवूल इज मेड अप ऑफ पॉलिस्टर प्लस वूल। ओके, आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी कवर करें बिकॉज टाइम नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी। आर्टिफिशियल ऊल कौन सा है, एक्रिलिक। जैसे आर्टिफिशियल सिल्क इज रेयॉन, वैसे आर्टिफिशियल ऊल होता है जिसे हम एक्रिलिक कहते हैं। और जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो दे आर मेड अप ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। उनमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है दे आर फ्रॉम पेट्रोलियम ओरिजिन एंड दे आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि ऑल सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स। ओके, आगे बढ़ेंगे। थर्मोप्लास्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, 4-5 बार पूछा जा चुका है। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, ऐसे प्लास्टिक जो डिफॉर्म हो सकते हैं, मतलब उनका शेप हम चेंज कर सकते हैं, उनको मोड़ सकते हैं, उनका शेप चेंज कर सकते हैं और उनको मोड़ सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है थर्मोप्लास्टिक के, पीवीसी, पॉलीविनिल क्लोराइड और पॉलीथीन। पॉलीथीन किससे बना होता है, पॉलीथीन बना हुआ है ईथीन से, नाम में देखना, जैसे पॉलिस्टर में ईस्टर था लास्ट में, पॉलीथीन में ईथीन है, तो पॉलीथीन ईथीन से बना हुआ होता है। पीवीसी और पॉलीथीन दोनों थर्मोप्लास्टिक हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होते हैं जिन्हें हम मोल्ड एक बार बना दिए जिस शेप में, वो ऐसे ही रहते हैं, डिफॉर्म नहीं कर सकते, बेंड नहीं कर सकते उन्हें। तो इनके एग्जाम्पल है बेकलाइट, मेलामाइन। बेकलाइट का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए करते हैं, और जो हमारे घरों में बर्तन होते हैं उनके हैंडल्स जिस प्लास्टिक से बने होते हैं वो बेकलाइट होता है। मेलामाइन का इस्तेमाल फ्लोर के टाइल्स बनाने के लिए, और फायरमैन का जो यूनिफॉर्म होता है, जो आग बुझाने वाले लोग रहते हैं, उनके यूनिफॉर्म पे एक मेलामाइन की कोटिंग रहती है, क्योंकि मेलामाइन जो है इज़ रेजिस्टेंट टू हीट। और बेकलाइट क्या है, बेकलाइट इज़ ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ओके, टेफ्लॉन क्या है, टेफ्लॉन यूज़ करते हैं, वो प्लास्टिक है जिसका इस्तेमाल नॉन स्टिक बर्तनों पे की जाती है कोटिंग के लिए। और ये टेफ्लॉन वो प्लास्टिक है जिसपे ना ऑयल चिपकता है ना पानी चिपकता है, तो वाटर और ऑयल इस पर स्टक नहीं करते। बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल ऐसे वेस्ट होते हैं जो डिकम्पोज हो जाए, सड़ गल जाएँ और मिट्टी में मिल जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, वुड, पेपर, कॉटन, ऊल, पील्स ऑफ वेजिटेबल, ये सारे बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डिकम्पोज नहीं होते, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होते, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है उनको डिकम्पोज करने के लिए। तो वो क्या है, टिन है, एल्युमिनियम है, प्लास्टिक बैग्स है, ये तीनों एग्जाम्पल है नॉन बायोडिग्रेडेबल के। 5R प्रिंसिपल क्या है, 5R प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाता है वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए। तो 5R प्रिंसिपल क्या है,
एक आर का मतलब रिड्यूस होता है, एक आर का मतलब रीयूज, एक का रिसाइकल, एक का रिकवर, एक का रिफ्यूज। तो ये 5 आर प्रिंसिपल है। चैप्टर नंबर 4 पे मूव करते हैं। चैप्टर 4 के देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, नॉन मेटल्स देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल में क्या है, ये मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल बोले तो इन्हें थिन शीट्स में, पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो मेटल्स मैलिएबल होते हैं। डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल बोले तो उन्हें वायर्स के फॉर्म में हम कर सकते हैं, जो तार होते हैं उनका तार बना सकते हैं हम, ठीक है। तो मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं। इन पे मारने पे इनसे एक राउंड निकलता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, तो ये सोनरस होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करती है इनसे, हीट पास करता है। लस्ट्रस होते हैं, चमकदार होते हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैलिएबल और डक्टिलिटी, दोनों को ध्यान रखना। मैलिएबल मतलब इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, और डक्टाइल मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये नॉन मैलिएबल है, बस सारा उल्टा है। नॉन डक्टाइल है, नॉन सोनरस है, पुअर कंडक्टर और नॉन लस्ट्रस है। कुछ एक्सेप्शन है इनमें, एक्सेप्शन पे बात कर लेते हैं। ऐसा मेटल जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, हमने देखा कि मेटल्स जो होते हैं मोस्टली सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो मरकरी इज अ मेटल दैट इज लिक्विड एंड रूम टेम्परेचर। अगर आपसे पूछे वो नॉन मेटल जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, वो कौन सा है, ब्रोमीन। ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बहुत सारे बच्चे मेटल नॉन मेटल ध्यान से देखते नहीं, मरकरी की जगह ब्रोमीन, ब्रोमीन की जगह मरकरी, तो वो ध्यान से करना, ठीक है। फिर एक ऐसा नॉन मेटल जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने देखा जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट एक ऐसा मेटल है, नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो है ग्रेफाइट, ठीक है। मरकरी का इस्तेमाल हम थर्मामीटर में करते हैं। थर्मामीटर आपने देखा होगा जो टेम्परेचर नापने के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें इस्तेमाल कर देते हैं मरकरी का। ग्रेफाइट का इस्तेमाल जो पेंसिल की लीड्स होती हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, मेटल्स कुछ इंपॉर्टेंट देख लो। आयरन क्या है, मेटल। मरकरी मेटल, सोडियम मेटल, पोटेशियम मेटल, जिंक, कॉपर, सिल्वर, ये सारे मेटल की लिस्ट है, ये सारी नॉन मेटल की लिस्ट है। प्लीज इनको क्लियर रखना। पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल, बच्चे गलत करके आ जाते हैं, तो क्लियर होना चाहिए कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, इतना एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, एटलीस्ट इनको क्लियर रखें। आगे बढ़ेंगे, मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, वो बेस होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। याद रखने का तरीका, ब्लू जो बेस होता है, बेस का जो कलर आता है लिटमस पे वो हमेशा ब्लू आता है, मतलब फाइनल जो आउटकम है बेस पे वो ब्लू आएगा। बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। तो जब भी रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट होगा, फाइनल कलर क्या आ रहा है, ब्लू आ रहा है, तो ब्लू कौन सा होगा, बेस। तो मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, वो रेड लिटमस को ब्लू में करते हैं, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिड होते हैं वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, इसका उल्टा। बात समझ में आई। जब आपको याद रहेगा कि बेस क्या करते हैं, ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, तो समझ जाओगे मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। एग्जाम्पल देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्या है, एक मेटल है, हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर। ये क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड है, इसलिए बेसिक इन नेचर है। नॉन मेटल ऑक्साइड देखो, सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, एसिड, ठीक है। बात समझ में आई। नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये भी। तो कलर याद रखना, बेस से क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू करता है, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड करता है। आगे देखेंगे इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सल्फर और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है तो बनता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब हम पानी में घोल देते हैं तो हमारे पास निकल के आता है सल्फ्यूरस एसिड। फार्मूला पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, व्हाट इज फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3। बहुत सारे लोग सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड में कंफ्यूज रहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4 और सल्फ्यूरस एसिड का फार्मूला है H2SO3। बात समझ में आई। तो जब पूछेगा सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन वाटर से होगा तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड, नॉट सल्फ्यूरिक एसिड। आगे बढ़ेंगे, अब देखते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्या है यहाँ पे कि जब कॉपर को हम हवा में ऐसे रख देते हैं, मतलब कॉपर का जब रिएक्शन पानी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से होता है तो फॉर्म होता है कार्बन हाइड्रोक्साइड और कार्बन कार्बोनेट।
कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। और ये कॉपर कार्बोनेट जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो इसी की वजह से कॉपर के बर्तन आप बाहर कहीं भी रख दोगे, थोड़े टाइम बाद उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है इसी रिएक्शन की वजह से। प्लीज़ ये रिएक्शन क्लियर करिएगा कि जब कॉपर का रिएक्शन पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से होता है तो क्या फॉर्म होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, और यही होता है ग्रीनिश कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल। बात समझ में आई? आगे बढ़ेंगे। सोडियम एंड पोटेशियम आर मेटल। सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे मेटल हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल बहुत जल्दी पानी और हवा से रिएक्ट कर लेते हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन में रखा जाता है। फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है जो बहुत जल्दी एयर से रिएक्ट कर लेता है, इसे पानी में रखा जाता है। फॉस्फोरस वाटर से रिएक्ट नहीं करता, इसलिए इसे फॉस्फोरस में रखा जाता है। ये लोग पानी से भी रिएक्ट कर रहे थे, इसलिए इन्हें केरोसिन में रखा जा रहा था। तो सोडियम पोटेशियम मेटल है, फॉस्फोरस नॉन मेटल है, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं जब उनका एसिड से रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और ये हाइड्रोजन गैस वही गैस है जिसको आप बर्न करोगे, जलाओगे तो इससे पॉप साउंड आएगा, ठीक है। मेटल्स का जब बेस से रिएक्शन होता है तब भी हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होता है। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, एंड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद बेस हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, ओके। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? ये एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है। मतलब जो ताकतवर मेटल है वो लेस ताकतवर मेटल को उसकी जगह से हटा देता है, भगा देता है, निकलो यहाँ से, ये मेरी जगह है। जैसे एग्जांपल कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू। ध्यान से सुनना, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। जब इसका रिएक्शन जिंक से करवाएंगे तो जिंक क्या होता है? कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और फिर क्या करता है, ये कॉपर को हटा देता है उसकी जगह से, उसकी जगह ले लेता है, जिंक सल्फेट बना लेता है, और कॉपर बेचारा अकेले साइड में निकल जाता है। इसे कहते हैं रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या क्या याद रखना है? कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, जिंक सल्फेट का कलर कलरलेस होता है। मैं अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम पता कैसे चलेगा कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। मैं टेलीग्राम चैनल पे रिएक्टिविटी सीरीज़ का एक फ़ोटो भेज दूंगी। जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं जाके टेलीग्राम पे सर्च करें एंट्रेंस वॉरियर, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से ज्वाइन कर ले। रिएक्टिविटी सीरीज़ में दे दूँगी, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम रिएक्टिव है। आगे बढ़ेंगे। अब देखें क्या होता है कि एलिमेंट किसे कहते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिनको हम फर्दर ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको फर्दर तोड़ी नहीं जा सकती। जैसे हमने बात की H2O की, तो उसे तोड़ा जा सकता था H और O में, लेकिन अब O है, O को किस में तोड़ेंगे? नहीं टूटेगा भाई। तो ऐसे सब्सटेंस जिनको फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता उन्हें केमिस्ट्री के लैंग्वेज में एलिमेंट्स कहते हैं। तो ऐसे दे दिया अगर तो आप याद रखना उसे एलिमेंट कहेंगे। जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट है वो है एटम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज एटम। जो हमारे नेचर में टोटल 94 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स है। देखो टोटल एलिमेंट्स तो 118 है पीरियोडिक टेबल में, उनमें से 94 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स है। प्लीज़ इनको याद रखना, अगर आ गया नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स कितने हैं तो 94 है नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स। मेटेलाइट्स क्या होते हैं? मेटेलाइट्स ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मेटल्स की भी कैरेक्टरिस्टिक होती है, नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक भी होती है, मतलब वो बीच वाले होते हैं। उनमें मेटल का भी कैरेक्टरिस्टिक है, नॉन मेटल का भी कैरेक्टरिस्टिक है सॉरी। तो इनके एग्जाम्पल क्या है? बोरॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये तीनों मेटालॉइड्स हैं। बोरॉन, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन ये तीनों मेटालॉइड हैं। बस अब चैप्टर नंबर 5 पे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी उसे भी खत्म कर लेते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 5 में सबसे पहली चीज़ समझनी है आपको इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। इनएग्जॉस्टेबल ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम कितना भी यूज़ करें वो ख़त्म नहीं होते, वो रिप्लेनिश हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होते, नेवर फिनिशेस। मैं ऐसे सिंपल फॉर्म में लिख दे रही हूँ, ये कभी ख़त्म नहीं होते। जैसे सूरज की लाइट कितनी भी यूज़ करो ख़त्म नहीं होती। एयर, सनलाइट एंड एयर आर इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स होता है जिसको आप यूज़ करोगे और वो ख़त्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल क्या है? फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे क्या है? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, ये ख़त्म हो जाएंगे। अब देखें फॉसिल फ्यूल्स किसे कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे फ्यूल्स जो कि मरे हुए पेड़ पौधों से या मरे हुए जानवरों से ऑब्टेन किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको यहाँ पे ये समझना है
कि कोल कहाँ से आता है। कोल जो कोयला हम इस्तेमाल करते हैं वो कैसे बना हुआ होता है, वो बना हुआ होता है डेड वेजिटेशन से, मरे हुए पेड़ पौधों से बना हुआ होता है। सो द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। इस प्रोसेस से 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कार्बनाइजेशन क्या है। कार्बनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। ओके, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कोयले से कई सारी चीज़ें निकाली जाती हैं, जैसे कोल गैस, कोल तार, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें निकलती हैं, कोक, ये कैसे निकलता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। मतलब कोयले को तोड़ा जाता है, डिस्ट्रक्ट किया जाता है और उससे बाकी कंपोनेंट्स निकाले जाते हैं। अब देखो कोक क्या होता है। कोक एक टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस है। बात समझ में आई। ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन क्या है, कोक। कोक इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। फिर इसका इस्तेमाल कोक का कहाँ किया जाता है, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील बनाने के लिए, और बहुत सारे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं। कोल तार क्या है। कोल तार एक ब्लैक कलर की थिक लिक्विड होती है जिसका अनप्लीजेंट स्मेल होता है, जिसकी स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस। क्वेश्चन बहुत पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस। कोल तार इज अ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस। नेप्थलीन बॉल इससे बनाए जाते हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है। पहले कोल तार का इस्तेमाल मेटलिंग ऑफ रोड के लिए भी किया जाता है। जो रोड्स होते हैं उनके ऊपर मेटल करने के लिए भी पहले कोल तार का इस्तेमाल किया जाता था, अब ब्यूटेमन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे अर्लियर तो कोल तार लगाना, वरना अभी बिटुमेन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कोल गैस क्या होती है। कोल गैस का कब हमें मिलता है, जब हम कोल से कोक बना रहे होते हैं। कोल से कोक बना रहे होते हैं उस दौरान कोल गैस ऑब्टेन होता है। इसका इस्तेमाल एज अ फ्यूल किया जाता है। पहली बार कोल गैस का इस्तेमाल लाइट जलाने के लिए किया गया था लंदन में इन 1810। ओके, आगे बढ़ेंगे। पेट्रोलियम के बारे में पढ़ लेते हैं। पेट्रोलियम क्या है। पेट्रोलियम एक डार्क ऑयली लिक्विड है और इसका अनप्लीजेंट ऑडर होता है, स्मेल बिल्कुल इसकी अच्छी नहीं रहती। पहला ऑयल वेल कहाँ पे ड्रिल किया गया था, पेंसिल्वानिया यूएसए इन 1859। एक बार क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है कि फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वानिया यूएसए इन 1859। फर्स्ट ऑयल वेल इन इंडिया। इंडिया में पहली बार कहाँ डिग किया गया था, डिगबोई असम। डिगबोई असम में एक जगह है, वहाँ पे पहला ऑयल वेल इंडिया का डिग हुआ था। इंडिया में पेट्रोलियम ऑयल कहाँ पाए जाते हैं, असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, ये भी माइंड में रखिएगा। अब देखिए, जो पेट्रोल है उससे कई सारी चीज़ें अलग अलग निकाली जाती हैं, जैसे कि केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये पेट्रोलियम ऑयल से निकलती हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं रिफाइनिंग। जो हम पेट्रोल के वेरियस कंस्टिट्यूएंट को अलग अलग करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिफाइनिंग। और ये प्रोसेस कहाँ कैरी किया जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में ये प्रोसेस होता है। जैसे आपको अभी मैंने बताया है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है, कोल के टुकड़ों को अलग अलग करके नए नए कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। वैसे जो पेट्रोलियम होता है उसके जो पार्ट्स को अलग अलग करते हैं वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से होता है और उसे रिफाइनिंग कहते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड इस्तेमाल किया जाता है और उस प्रोसेस को कहते हैं हम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड से नाम कहा जाता है, जाना जाता है। बहुत लोग ब्लैक गोल्ड का मतलब कोयला समझ लेते, जी नहीं, ब्लैक गोल्ड क्या है, पेट्रोलियम है, ओके। फिर क्या है, नेचुरल गैस को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, थ्रू पाइपलाइन। सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये एक क्लीनर फ्यूल है, पूछता अक्सर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लीनर फ्यूल, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा रहता है, साफ फ्यूल है, इससे ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता है। नेचुरल गैस इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ठीक है। पाइपलाइंस जो हैं ये सीएनजी की कहाँ कहाँ पाई जाती है, वडोदरा, गुजरात एंड दिल्ली। वडोदरा गुजरात में ही है और दिल्ली में, 2 जगह पाइपलाइंस पाई जाती हैं नेचुरल गैस की। बात समझ में आई। आगे देखेंगे, ये एलपीजी का इस्तेमाल कहाँ होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, पहले देख लो। एलपीजी इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आगे भी डिस्कस करेंगे। और इसका इस्तेमाल एज अ फ्यूल किया जाता है घरों में। पेट्रोल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, मोटर व्हीकल्स में, ठीक है। केरोसिन का इस्तेमाल कहाँ होता है, केरोसिन ऑयल छोटे छोटे जगहों पे इस्तेमाल होता है। डीजल, देखो 2 चीज़ें समझना, पेट्रोल का इस्तेमाल हम लाइट व्हीकल्स के लिए करते हैं, जो छोटी गाड़ी होती है, जैसे मोटरसाइकिल हो गया। डीजल वगैरह का कहाँ प्रयोग करते हैं, डीजल का प्रयोग हैवी व्हीकल्स के लिए करते हैं, क्लियर रखना। हैवी व्हीकल्स के लिए डीजल का इस्तेमाल होता है, लाइट व्हीकल्स के लिए पेट्रोल का, ठीक है। फिर अब देखो, पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ऑइंटमेंट्स बनाने में, कैंडल बनाने, वैसलीन बनाने में। पूछ लेता है, वैसलीन बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, पैराफिन वैक्स का। बिटुमेन किस लिए इस्तेमाल होता है, रोड को मेटल करने के लिए, रोड को सरफेस करने के लिए। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6।
सबसे पहले समझ लेते हैं इसमें व्हाट इज कंबस्शन। ठीक है, कंबस्शन क्या होता है? केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबस्शन। एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे कोई सब्सटेंस एयर से रिएक्ट करता है और हीट प्रोड्यूस करता है, डेट इज कॉल्ड कंबस्शन। इसका डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। कंबस्टेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिनमें कंबस्शन का प्रोसेस होता है उन्हें कंबस्टेबल कहते हैं और फ्यूल भी कहते हैं। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जिनमें कंबस्शन का प्रोसेस होगा दे आर कॉल्ड कंबस्टेबल एज वेल एज फ्यूल। फ्यूल जो होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। जो सूरज में लाइट प्रोड्यूस होती है, हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, डेट इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, ये ध्यान रखना, न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से होता है। व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर। वो कमतर टेम्परेचर, वो सबसे मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पे किसी भी चीज़ में आग लग जाती है, डेट इज़ कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, जितना कम इग्निशन टेम्परेचर रहेगा आग उतनी जल्दी लगेगी। ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनना। जितनी कम इग्निशन टेम्परेचर रहेगी आग उतनी जल्दी लगेगी, और जितना हाई इग्निशन टेम्परेचर रहेगा उतना ज़्यादा आग लगने में डिफ़िकल्टी होगी। बात समझ में आई? कम इग्निशन टेम्परेचर जल्दी आग, हाई इग्निशन टेम्परेचर लेट में आग। ठीक, मैच स्टिक जो होती है घरों में माचिस इस्तेमाल करते हैं, वो किससे बना होता है? एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और रेड फास्फोरस। पहले इसकी जगह वाइट फास्फोरस यूज़ होता था जो कि काफ़ी हार्मफुल रहता था, काफ़ी दिक्कतें होती थी उससे, तो उस वाइट फास्फोरस को रिप्लेस कर दिया गया रेड फास्फोरस के। आज की जो माचिस है किससे बनी होती है? एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड रेड फास्फोरस। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या है? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है और उनमें बहुत जल्दी आग लग जाती है। जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत जल्दी आग लग जाती है, दे आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल है एलपीजी और अल्कोहल। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, बुटेन एंड प्रोपेन। बुटेन ज़्यादा अमाउंट में है और प्रोपेन कम अमाउंट में रहता है, तो ध्यान रखना एलपीजी इज मेड अप ऑफ बुटेन एंड प्रोपेन। आगे बढ़ेंगे, एक और चीज़, इथाइल मरकैप्टन करके गैस है जिससे एलपीजी में स्मेल आती है। ठीक है, मरकैप्टन करके एक गैस है। फिर अब देखो, मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर क्या है? वाटर। वाटर इज़ मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर। आग लगे तो बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर बिजली वाले इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे आग लगी हो तो वहाँ पे पानी नहीं डालते, क्योंकि पानी से पता है आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है और करंट के झटके लगते हैं। तो अगर बिजली वाले अप्लायंस में कहीं लगी हुई है आग तो पानी का इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ करते कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। बात समझ में आई? अब मोस्ट कॉमन क्या है? वाटर है, बेस्ट कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालने के लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है पाउडर फॉर्म में, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट आप आग के पास फेंक दो तो वहाँ पे CO2 अपने आप रिलीज होने लगेगा, या फिर आप पोटेशियम बाइकार्बोनेट को आग के पास फेंक दो तो वहाँ पे आग अपने आप बुझने लगेगी, क्योंकि CO2 गैस निकलेगा। याद क्या रखना है यहाँ से? बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ बेकिंग सोडा, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कई दफ़ा बताया है मैंने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कंबस्शन 3 टाइप के होते हैं। रैपिड कंबस्शन, जो आप आग जलाते हो, गैस स्टोव पे गैस जलाते हो और माचिस जलाते हो, दे आर एग्जाम्पल ऑफ रैपिड कंबस्शन। ठीक है, उसके बाद आपका आता है स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन वो कंबस्शन होता है जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस में अचानक अपने आप आग लग जाती है। बात सुनना, अपने आप आग लग जाती है बिना किसी एक्सटर्नल अप्लायंस के, एक्सटर्नल कॉज के। जैसे फास्फोरस का जलना, पूछ लेता है बर्निंग ऑफ फास्फोरस इज एग्जाम्पल ऑफ, तो वो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे खुद ब खुद आग लग जाती है। एक्सप्लोजन क्या? एक्सप्लोजन एक ऐसा कंबस्शन है जहाँ पे कोई चीज़ जलती है और उससे बहुत तेज़ आवाज़ आती है, हीट आती है, लाइट आती है। जैसे आप क्रैकर्स जलाते हो, पटाखे जलाते हो, दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोजन। ठीक है, बॉम्ब फटता है, दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोजन। तो 3 चीज़ें याद रखना, क्रैकर्स का फटना क्या है? एक्सप्लोजन है। फास्फोरस का जलना स्पॉन्टेनियस कंबस्शन है। माचिस का जलना, गैस स्टोव का जलना, डेट इज़ रैपिड कंबस्शन। ठीक है, फिर आगे देखेंगे कि ऐसे सब्सटेंस जो जलने के टाइम वेपराइज होते हैं उनसे फ्लेम निकलता है। जो आग की लपटें होती हैं उन्हें फ्लेम कहते हैं। तो वो फ्लेम किन सब्सटेंसेस में निकलते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो वेपराइज होते हैं जलने के दौरान। जैसे कैरोसिन ऑयल से आग की लपटें निकलेंगी, कैंडल जलाती है उससे आग की लपट निकलती है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि वो वेपराइज होते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो वेपराइज नहीं होते हैं जलते टाइम, उनसे कोई आग नहीं निकलती, उनसे कोई फ्लेम नहीं निकलता। जैसे कि चारकोल, चारकोल को जलाते उसमें कोई फ्लेम नहीं निकलता, बस वो जलता है धीरे धीरे बिना किसी फ्लेम के। चलिए
जोन्स ऑफ फ्लेम के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे हॉटेस्ट पार्ट फ्लेम का क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हॉटेस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम कौन सा है, आउटर जोन। जो ब्लू जोन होता है, आउटर जोन होता है, वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट है, ठीक है। आउटर जोन को ब्लू जोन भी कहते हैं, याद रखना। ये कंप्लीट कंबस्सन का जोन होता है। 3 चीज़ें याद रखनी है। हॉटेस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम कौन सा होता है, ब्लू जोन या आउटर जोन। ये आउटर जोन वो जोन है जहाँ पे कंप्लीट कंबस्सन होता है, ठीक है। फिर मॉडरेटली हॉट कौन से होते हैं, मिडल जोन, जिसको येलो जोन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे पार्शियल कंबस्सन होता है, ठीक है। सबसे कम हीट किस जोन में होती है, इनर मोस्ट जोन में, जो ब्लैक कलर का होता है, और ये शो करता है नो कंबस्सन। यहाँ पे कोई भी कंबस्सन नहीं हो रहा होता है। बात समझ में आई। हॉटेस्ट पार्ट ब्लू जोन, मॉडरेटली हॉट येलो जोन, लीस्ट हॉट ब्लैक जोन, ठीक है। और कंप्लीट कंबस्सन का जोन आउटर जोन है, पार्शियल कंबस्सन का जोन मिडल जोन है, येलो जोन जिसको कहते हैं इनर मोस्ट, बिना जहाँ कोई कंबस्सन नहीं होता वो इनर मोस्ट जोन है, जिसको ब्लैक जोन के नाम से भी जाना जाता है। जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, सुनार होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं आउटर जोन का अपने काम करने के लिए, क्योंकि ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट है। आगे बढ़ेंगे। कोई भी आइडियल फ्यूल नहीं होता। अगर पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल फ्यूल, तो कोई भी फ्यूल आइडियल नहीं होता। देयर इज नो आइडियल फ्यूल, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू देखेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन अ कंप्लीट कंबस्सन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। 1 kg फ्यूल जलाने पे जो भी एनर्जी निकल रही होती है उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। इसको मेजर करते हैं किलो जूल पर केजी में। किलो जूल पर केजी इसका मेजर करने का तरीका है। यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है कैलोरीफिक वैल्यू को, प्लीज़ इन्हें याद कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा किस में कैलोरीफिक वैल्यू होती है, हाइड्रोजन गैस में, ठीक है। हाइड्रोजन गैस की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, 15 1 10 100,000 10,000 लाख 1,05,000, ठीक है। 1.5 लाख के आसपास इसका है। और फिर बायोगैस का देखो याद कर लेना, हाइड्रोजन का, बायोगैस का, एलपीजी का, ऐसे कर करके याद कर लेना प्लीज़ ज़्यादा, ताकि आगे एग्ज़ाम में आ गए तो दिक्कत ना हो आपको। फिर आप देखो क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबस्सन होता है जब भी किसी फ्यूल का, तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो कि काफ़ी पॉइजनस है, उससे डेथ भी हो सकती है। जब भी कोयले का या फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबस्सन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। और जब कोयला बहुत ही ज़्यादा एयर के अमाउंट में, ऑक्सीजन अमाउंट बहुत ज़्यादा मौजूद हो वहाँ पे जलता है, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। कंप्लीट कंबस्सन पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इनकम्प्लीट कंबस्सन पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। चैप्टर नंबर 7 पे मूव करते हैं। चैप्टर 7 में सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है डिफॉरेस्टेशन से। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट और कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट। जो हम पेड़ को काटते हैं, जंगलों को काटते हैं, डेट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, क्लियरिंग और कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट। कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछ जाता है। कॉन्सिक्वेंस मतलब डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट या फिर इफेक्ट क्या होता है उसका। तो सबसे पहले इंक्रीज इन टेम्परेचर। डिफॉरेस्टेशन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, डेट मीन्स ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है। फिर पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज हो रहा है, एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। लोअर ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर है वो कम होता जा रहा है, ठीक है, लेवल उसका डिक्रीज़ हो रहा है। रेनफॉल, बारिश कम हो रही है, जिसकी वजह से सूखा वगैरह, ड्रॉट वगैरह आने लगे हैं। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीज़ हो जाती है, ड्रॉट और डिजर्टिफिकेशन होता है। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन है, इन्हें देख ले। डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, फर्टाइल लैंड्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू डिजर्ट। जो हमारा फर्टाइल रहता है, उपजाऊ लैंड होती है, वो डिजर्ट, बंजर होने लगती है धीरे धीरे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन, ओके। फर्टाइल लैंड्स गेट कन्वर्टेड इनटू डिजर्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन। फिर देखेंगे बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ, ठीक है। बायोस्फीयर वो पार्ट है अर्थ का जहाँ पे लाइफ रहती है, लाइफ को सपोर्ट किया जाता है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और जहाँ पे लाइफ सपोर्ट की जाती है, दैट पार्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड बायोस्फीयर। व्हाट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी दोनों सेम टर्म है। ये क्या है, एक ऐसा एरिया अर्थ का जहाँ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। बेसिकली वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बहुत तरह तरह के जानवर, इंसान, पेड़ पौधे अर्थ पे मौजूद हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ओके। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या होते हैं। कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए गए हैं जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व
किया जाता है, उन्हें बचाया जाता है। तो 3 प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में आप पढ़ोगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ये तीनों क्या है, प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का देख लेते हैं, ये ऐसे एरिया होते हैं जहाँ एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, सिर्फ एनिमल्स को यहाँ प्रोटेक्ट किया जाता है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ होती हैं, मतलब इंसान जंगल में जाके पेड़ पौधे लकड़ियाँ थोड़ा मोड़ा या फिर कुछ उन्हें इकट्ठा करना वो कर सकते हैं। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में, और इनका मेन फोकस किस पे रहता है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने में। नेशनल पार्क क्या होते हैं, नेशनल पार्क एक ऐसे एरिया होते हैं जहाँ प्लांट और एनिमल दोनों को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्लांट एंड एनिमल्स दोनों प्रोटेक्ट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती, मतलब कोई भी इंसान जाके कुछ भी नहीं कर सकता जंगल में, यहाँ पे ये अलाउ नहीं रहता नेशनल पार्क में, ठीक है। साथ ही साथ नेशनल पार्क में कल्चर को भी प्रिजर्व किया जाता है, जो भी उस एरिया में हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस की चीज़ होगी, कोई इतिहास से रिलेटेड चीज़ होगी, गुफा होगी, तो उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है नेशनल पार्क में। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, एक ऐसे रिजर्व होते हैं, एक ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ, एनिमल, प्लांट और ट्रेडिशनल लाइफ, जो ट्राइबल्स होते हैं, आदिवासी लोग, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व की डेफिनेशन को याद रखने में ट्राइबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये याद रखना कि यहाँ पे ट्राइबल्स आदिवासी लोगों के लिए भी प्रोटेक्शन रहती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व आपके बारे में बुक में बार बार डिस्कस किया गया है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में एक नेशनल पार्क है सतपुरा नेशनल पार्क, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, बोरी एंड पचमढ़ी। ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किससे मिलकर बना हुआ है, सतपुरा नेशनल पार्क और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जिनका नाम है बोरी और पचमढ़ी। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ बेसिकली, मतलब किस स्टेट में है वो देख लेते हैं। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, एमपी में है ये, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन पार्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। जो किसी भी पार्टिकुलर एरिया के प्लांट्स होते हैं उन्हें फ्लोरा कहते हैं और एनिमल्स को फौना कहते हैं। फ्लोरा प्लांट्स को, एनिमल्स को फौना, ठीक है। एंडेमिक स्पीसीज़ की बात करेंगे, ऐसे प्लांट्स के स्पीसीज़, ऐसे एनिमल्स के स्पीसीज़ जो इस किसी एक्सक्लूसिवली पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उन्हें हम एंडेमिक स्पीसीज़ कहते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है इन दोनों टॉपिक्स में बच्चों को। देखो, जब भी आपसे पूछेगा स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, स्पीसीज़ लगा के पूछे तो वो होगा एंडेमिक स्पीसीज़। डेफिनेशन देखना है, यहाँ पे पूछ रहा प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन पार्टिकुलर एरिया, यहाँ पे बोल रहा है स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन पार्टिकुलर एरिया और कन्फाइंड एरिया। सो एंडेमिक स्पीसीज़ होगा जब भी स्पीसीज़ लगा के आपसे क्वेश्चन करेगा, ठीक है। कुछ एंडेमिक स्पीसीज़ की बात कर लेते हैं जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में है। सॉल एंड वाइल्ड मैंगो जो हैं वो एंडेमिक फ्लोरा हैं ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, और एंडेमिक फौना ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं, बाइसन, इंडियन जायंट एंड फ्लाइंग स्क्वेरल। इंडियन जायंट स्क्वेरल एंड फ्लाइंग स्क्वेरल, ये तीनों एंडेमिक फौना ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। स्पीसीज़ देख लेते हैं किसको कहते हैं। स्पीसीज़ इज द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। 3 बार क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है। ये ऐसी पॉपुलेशन होती है जो लोग आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, मतलब इंटरकोर्स करके अपने बच्चों को पैदा कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड स्पीसीज़। पोचिंग क्या होता है, पोचिंग इज़ इलीगल किलिंग और हंटिंग ऑफ एनिमल, जो हम जानवरों को इलीगली मार देते हैं, उनको शिकार कर रहे होते हैं, डेट इज़ कॉल्ड पोचिंग। ओके, सतपुरा नेशनल पार्क इंडिया का फर्स्ट फॉरेस्ट रिजर्व है, फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया सतपुरा नेशनल पार्क है। इसी पार्क में, सतपुरा नेशनल पार्क में इंडिया के फाइनेस्ट टीक पाए जाते हैं। टीक एक पेड़ का नाम है। फाइनेस्ट इंडियन टीक कहाँ पाया जाता है, इसी सतपुरा नेशनल पार्क में, इसी फॉरेस्ट में। ओके, इंडिया में टोटल नेशनल पार्क है 10 टोटल नेशनल पार्क्स हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में टोटल 55 रॉक शेल्टर्स को पाया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने रॉक शेल्टर्स पाए गए हैं पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, तो टोटल 55 हैं। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 1973 में। क्यों लॉन्च हुआ था, लॉन्च किया गया था टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। टाइगर्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, सो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था ऑन 1 अप्रैल 1973। आगे बढ़ेंगे, ऐसे एनिमल्स जो ख़त्म होने की कगार पे हैं, एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। एक्सटिंक्ट मतलब ख़त्म हो जाना, एकदम साफ़ हो जाना, उन्हें हम कहते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स, ठीक है। जैसे टाइगर है वो एक इंडेंजर्ड एनिमल है, एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है। एक्सटिंक्ट एनिमल मैंने बोला जो ख़त्म हो चुके हैं, अर्थ से बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं, जैसे डायनासोर। डायनासोर हमें कभी नहीं देखने को मिलते हैं अब, क्योंकि वो अर्थ पे ख़त्म हो चुके हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोसिस्टम। What is an ecosystem? An ecosystem is made up of all the plants, animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil,
रिवर एक्सेट्रा। देखो जब भी किसी एरिया के लिविंग कंपोनेंट मतलब ज़िंदा चीज़ें लाइक एनिमल्स, प्लांट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे हवा, पानी, इन सब से मिलके एक सिस्टम बना रहे होते, आपस में मिलके वो एक लाइफ स्पेंड कर रहे होते, डैट इज़ कॉल्ड अ इकोसिस्टम। जहाँ पे लिविंग कंपोनेंट एज वेल एज नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों मिलके एक एरिया को ग्रो कर रहे होते, एक एरिया में काम कर रहे होते, डेट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। तो इसको याद रखने का तरीका, यहाँ पे लिविंग कंपोनेंट भी होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों होते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक को कौन पब्लिश करता है और रेड डेटा बुक है क्या? रेड डेटा बुक एक ऐसी बुक है जहाँ पे इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स की लिस्ट बनाई गई। जितने भी इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनके नाम लिखे गए हैं, उनके एरिया के नाम लिखे गए हैं। इस बुक को पब्लिश कौन करता है? IUCN पब्लिश करता है, जिसके फुल फॉर्म को लेके काफ़ी बवाल चल रहा होगा। IUCN का फुल फॉर्म देखो ओरिजिनली है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, बट इसे हम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। ओरिजिनली ये है बट इसको ऐसे बोल दिया जाता है। आगे देखेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में। माइग्रेशन क्या होता है? एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना। तो बर्ड्स एक जगह से दूसरे जगह जाती हैं, माइग्रेट करती हैं। क्यों करती हैं वो जानना ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से, ब्रीडिंग की वजह से अपने बच्चे को पैदा करने दूसरे बेटर प्लेस जा रहे होते हैं। फूड अवेलेबिलिटी, खाने की कमी हो जाती है तो वो चेंज कर लेते हैं। वेदर ख़राब हो रहा होता है एक जगह का तो वो दूसरे जगह माइग्रेट करके चले जाते हैं। एग्जाम्पल साइबेरियन क्रेन रशिया से माइग्रेट करके इंडिया में आती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है साइबेरियन क्रेन कहाँ से इंडिया में आती हैं? रशिया से आती हैं वो साइबेरियन क्रेन। फिर आगे देखो रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। जो हमारे जंगल को काट दिया जाता है, पेड़ों को काट दिया जाता है, उसकी जगह जब हम सेम टाइप के प्लांट्स लगा रहे होते दोबारा, सो डैट इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन, ठीक है। रिफॉरेस्टेशन जब उसी कटे हुए पेड़ की जगह नए पेड़ लगा रहे होते हो आप सेम टाइप के, तो डैट इज़ कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। फिर देखेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बारे में जो 1980 में पास हुआ था, ठीक है। ये याद रखना 1980 में पास हुआ था। फिर इसे अमेंड किया गया। अमेंड क्या होता है? उसे चेंज करना, मतलब कोई भी कानून को बेहतर बनाने के लिए, कोई कमी हो उसमें, उसको बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? अमेंड करते हैं उसे। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को अमेंड किया गया था 1988 में। बात समझ में आई? होप समझ में आ गई होगी। चैप्टर नंबर 8 की इम्पॉर्टेंट चीज़ों की रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665। पहली बार सेल कब डिस्कवर किया गया था? 1665 में। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया, ठीक है। व्हाट आर सेल्स? सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी। फंक्शनल भी याद रखिएगा। सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी। ह्यूमन बॉडी में बताया गया NCERT में कि अराउंड ट्रिलियन सेल्स होते हैं। ट्रिलियन कैसे लिखते हैं? 10 to the power 12, ठीक है। 10 to the power 12 इज ट्रिलियन। तो ह्यूमन बॉडी में अराउंड ट्रिलियन ऑफ सेल्स होते हैं जिनके शेप्स और साइज़ वेरी करते रहते हैं। ये NCERT की लाइन है, मैंने लिख दिया है कि 1 बिलियन में 1000 मिलियन होता है, 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होता है। तो प्लीज़ इसको क्लियर रखिएगा। अगर इससे रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन आया तो आप वो कर लेना, ओके। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देख लो 10 to the power 12 होता है। ट्रिलियन, बिलियन कितना होता है? 10 to the power 9। मिलियन कितना होता है? 10 to the power 6। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें आप लोग। फिर देखेंगे मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन पे बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, मतलब वो मोर देन 1 सेल से बने हुए होते हैं, दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। और यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक सेल से बना हुआ है, सिंगल सेल्ड, 1 सेल होता है इनमें, इनको सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। एग्जाम्पल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियाज एंड अमीबा एंड पैरामीशियम आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अमीबा, पैरामीशियम और जो अंडा होता है मुर्गी का या किसी भी चिड़िया का, डैट इज़ ऑल्सो सिंगल सेल। ध्यान रखना इतना बड़ा होता है कि हम उसको सिंगल सेल में कंसिडर नहीं करते, बट जो भी अंडे होते हैं वो सिंगल सेल ही होते हैं, ठीक है। तो दे आर यूनिसेलर। आगे बढ़ेंगे, शेप्स ऑफ सेल की बात करते हैं। अमीबा और WBC के पास कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन इससे आया हुआ था। तो अमीबा और WBC बोले तो वाइट ब्लड सेल जो हम इंसानों में पाया जाता है, और दे फाइट अगेंस्ट डिजीज़, बीमारियों के ख़िलाफ़ वो लड़ते हैं। तो उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, वो शेप अपना चेंज करते रहते हैं। अमीबा तो पता होता है लेकिन बच्चों को पता नहीं होता। WBC के पास भी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। फिर अमीबा की बात कर लेते हैं। ये जो अमीबा का शेप है, ये जो दिख रहा है आपको इस तरीके का, जहाँ पे मैं आउटलाइन कर रही हूँ, इस शेप को कहते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। स्यूडोपोडिया को फॉल्स फीट के नाम से भी जाना जाता है। इसी
फॉल्स फीट या स्यूडोपोडिया से ये लोग चलते हैं, खाना खाते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, सारा काम इसी से इनका हो रहा होता है। तो स्यूडोपोडिया कहाँ पाया जाता है? अमीबा में। इस स्यूडोपोडिया को फॉल्स फीट भी कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, प्रोजेक्शन ऑन अमीबा बॉडी इज कॉल्ड, तो दे आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। आगे बढ़ेंगे, आरबीसी का शेप होता है स्फेरिकल, मसल सेल्स जो होते हैं वो स्पिंडल शेप के होते हैं, नर्व सेल जो है वो ब्रांच शेप के होते हैं, ठीक है। नर्व सेल आर लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, इन नर्व सेल को न्यूरॉन के नाम से भी जाना जाता है, दे आर लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, लार्जेस्ट सेल ऑन अर्थ इज ऑस्ट्रिच एग, जो ऑस्ट्रिच चिड़िया है उसका अंडा जो है वो लार्जेस्ट सेल ऑन अर्थ है। स्मॉलेस्ट सेल ऑन अर्थ इज माइकोप्लाज्म, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज ओवम एंड स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज स्पर्म। ये सारी क्लियर रखिएगा, वन वर्ड क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेल, जो सेल्स के ग्रुप होते हैं, ऑर्गेनाइज सेल्स के ग्रुप्स आर कॉल्ड टिश्यूज़ एंड ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ आर कॉल्ड ऑर्गन्स, ओके। टिश्यूज़ किससे बने होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं, एंड ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज़। आगे बढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किससे बना होता है सेल मेम्ब्रेन? फॉस्फोलिपिड्स से, फॉस्फोलिपिड्स से बने हुए होते हैं ये। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? इट सेपरेट वन सेल फ्रॉम अदर, ये सेल है, दो सेल्स हैं तो इनके ऊपर ऐसे लेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दे सेपरेट टू सेल्स, ओके। और ये सेल मेम्ब्रेन पोरस होते हैं, मतलब इनसे चीज़ें आ जा सकती हैं, इनमें छेद होते हैं, ये इनसे चीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ओके। इतनी चीज़ें क्लियर रखिएगा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या होते हैं? ये जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन में जो जेली लाइक सब्सटेंस है, लिक्विड सब्सटेंस है, दे आर कॉल्ड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बारे में जान लेते हैं। न्यूक्लियस इज़ अ कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, सेल को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। ये जनरली स्पेरिकल शेप का होता है और सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है। ये सेल है अगर आपका, तो इसके सेंटर में जनरली न्यूक्लियस लोकेटेड होता है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से कैसे सेपरेट होता है? बाय अ लेयर कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल ये आप देखो सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है। अब ये अलग कैसे होता है इससे? बाई लेयर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। फिर आगे है, स्मॉल स्फेरिकल बॉडी इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक बॉडी होती है, ये मान लो न्यूक्लियस है, इसके बीच में भी एक स्फेरिकल बॉडी होती है छोटी सी, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे धागे की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है क्रोमोसोम कहाँ मौजूद होते हैं? क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में होते हैं, और ये क्रोमोसोम्स क्या कैरी करते हैं? ये कैरी करते हैं जीन्स। जीन्स क्या है? जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कैरेक्टरिस्टिक होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, जो ट्रांसफ़र होती है वो किसकी वजह से ट्रांसफ़र होती है? जीन की वजह से। ये जीन कहाँ लोकेट होते हैं? क्रोमोसोम्स में। और ये क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? ये क्रोमोसोम होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। आगे देखेंगे, ऐसे सेल्स जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, दे डोंट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, दे आर टर्म्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ब्लू ग्रीन एल्गी और बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, दे लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ऐसे सेल्स जिनका वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस रहे और उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रहता है, दे आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को छोड़ के बाकी जितने भी सेल्स होते हैं, दे आर यूकैरियोटिक सेल, उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब लास्ट चीज़ देख लेते हैं। इंटायर जो जितना भी लिविंग कंपोनेंट ऑफ अ सेल है, लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल जो भी है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। मतलब सेल के अंदर जितने भी लिविंग पार्ट है, देखो दो पार्ट होते हैं, लिविंग पार्ट भी होता है, नॉन लिविंग पार्ट भी होता है। तो लिविंग पार्ट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किससे मिलकर बना हुआ होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से। मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आर लिविंग कंपोनेंट ऑफ अ सेल, ठीक है। फिर देखेंगे सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल के बारे में कुछ देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? किचन ऑफ द सेल, लाइसोसोम क्या है? सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ये इनको नाम दिए गए हैं, इनका याद रख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं इनसे। फिर आगे हम देखेंगे वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स आर ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर ऑल कॉल्ड वैक्यूल्स, ओके। प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स लार्ज होते हैं या एनिमल सेल में, तो प्लांट सेल वाले वैक्यूल्स लार्ज होते हैं, एनिमल सेल वाले वैक्यूल्स स्मॉल होते हैं। फिर प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिड एक कंपोनेंट है जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है।
प्लांट सेल में सिर्फ पाया जाता है और ये वेराइटी ऑफ कलर्स का होता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं इसके। और ग्रीन कलर वाला जो प्लास्टिड होता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। वो ग्रीन कलर क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो प्लास्टिड याद रखना सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। एक और है जो प्लांट सेल में सिर्फ पाया जाता है, वो है सेल वॉल। सेल वॉल भी सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर का एक लेयर होता है, नॉन लिविंग होता है ये सेल वॉल, और ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लास्टिड और सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि कौन किस में पाया जाता है, आप लोग भी बताओगे। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी रहता है, एनिमल सेल में भी रहता है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में रहता है, एनिमल सेल में नहीं रहता। न्यूक्लियस दोनों में रहता है, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों में रहते हैं, बस प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं रहते हैं। साइटोप्लाज्म भी दोनों में रहता है। प्लास्टिड मैंने आपको बताया प्लांट सेल में रहता है बट एनिमल सेल में नहीं रहता। वैक्यूल्स दोनों में रहता है, लेकिन प्लांट सेल वाला लार्ज रहता है, एल रहता है लार्ज, और एनिमल सेल के वैक्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट सेल। ठीक है, अब लास्ट चैप्टर नंबर 9 का देख लेते हैं थोड़ा। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें बताया गया है कि रिप्रोडक्शन जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत होती है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों की ज़रूरत होती है। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जहाँ पे एक ही पेरेंट, मतलब वो मेल हो या फीमेल हो, अकेले ही, उसको दूसरे की ज़रूरत नहीं है, वो अपना बच्चा प्रोड्यूस कर सकता है। बात समझ में आए? तो सेक्सुअल में 2 लोगों की ज़रूरत होती है, मेल एंड फीमेल, एंड एसेक्सुअल में किसी की सिर्फ एक बंदा अकेले प्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बहुत क्वेश्चन आता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। 3 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल के, टेस्टीज, स्पर्म डक्ट एंड पेनिस। तीनों के नाम याद रखिएगा, टेस्टीज, स्पर्म डक्ट एंड पेनिस। ये टेस्टीज से ही स्पर्म प्रोड्यूस होता है, स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टीज। ठीक है, ये है स्पर्म आपका। ये स्पर्म जो होता है एक यूनिसेलुलर है ये। ठीक है, यूनिसेल है, सिंगल सेल, और इसके 3 पार्ट होते हैं। अगर पूछ ले, स्पर्म कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स होते हैं, एक है टेल, एक है मिडल, एक है हेड। तो स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर आगे देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी 3 याद रखने हैं आपको, यूटेरस, ओवेरीज एंड ओविडक्ट्स। यूटेरस, ओवेरीज एंड ओविडक्ट। ओविडक्ट को फेलोपियन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओविडक्ट एंड फेलोपियन ट्यूब्स बोथ आर सेम। ओवेरी क्या करती है? ओवा प्रोड्यूस करती है। जैसे स्पर्म कौन प्रोड्यूस कर रहा था? टेस्टिस प्रोड्यूस कर रहा था, वैसे ओवा या एग, ओवा एग सेम चीज़ को कहा जा रहा है। वो कौन प्रोड्यूस करता है? ओवेरीज प्रोड्यूस करती है। ठीक है, हर महीने अ सिंगल मैच्योर एग इज़ रिलीज। हर महीने फीमेल बॉडी में एक सिंगल मैच्योर एग रिलीज़ होता है। तो ये याद रखना, सिर्फ एक ही एग रिलीज़ होता है, ये नहीं कि ऑप्शन में 10 लिखा है तो 10 पे लगा दो। एवरी मंथ अ सिंगल मैच्योर एग इज़ रिलीज्ड। ओके, फिर आपका है यूटेरस इज़ अ पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस। यूटेरस को हिंदी में बताऊँ तो कहा जाता है कोख या बच्चे दानी, जो सुना होगा आपने। वहीं पे बेबी का डेवलपमेंट होता है। जो बेबी पेट में रहता है माँ के, वो किस जगह रहता है? यूटेरस में ही 9 महीने तक रहता है। ठीक है, ये जो 9 महीने का पीरियड होता है इसको कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड मतलब 9 महीने तक ह्यूमन बॉडी में, फीमेल बॉडी में बेबी रहता है, तो वो गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। ठीक है, अलग अलग लोगों में अलग अलग गेस्टेशन पीरियड होता है। आगे बढ़ेंगे, फ्यूज़न ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। फ्यूज़न ऑफ स्पर्म एंड एग इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता कहाँ है? ओविडक्ट में, जिसे हम फेलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। फिर आगे है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान देखो, ये मान लो तुम्हारा क्या है, ये आपका स्पर्म है, ये आपका ओवम है। ठीक है, तो जब इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, इसका अलग न्यूक्लियस है, इसका अलग न्यूक्लियस है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो दोनों आपस में मिलके एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेते हैं और उसे हम जाइगोट कहते हैं। ठीक है, इसका अलग न्यूक्लियस था, इसका अलग था, और जब दोनों आपस में मिले तो एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाता है, डैट इज़ कॉल्ड जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद क्या फॉर्म होता है? जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट क्या है एक्चुअली? फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग इज़ कॉल्ड जाइगोट। आगे देखेंगे, फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वो फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर हो उसे हम इंटरनल कहते हैं। जैसे इंसानों, जानवरों में ज़्यादातर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बट कुछ ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, जैसे फिश, स्टार फिश, फ्रॉग्स। ठीक है,
फिश, स्टार फिश, फ्रॉग्स, इन सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जो फीमेल और मेल गैमिट आपस में मिलते हैं वो बॉडी के बाहर मिलते हैं, आउटसाइड द बॉडी मिलते हैं, डैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। डेफिनेशन एक बार पढ़ लो, व्हेन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, डैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कॉमन है फिश, स्टार फिश, फ्रॉग्स, इन सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाकी मोस्टली में इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। IVF का फुल फॉर्म क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और IVF के थ्रू जिन बेबीज़ का बर्थ होता है, IVF एक टेक्निक है जिससे बच्चे पैदा किए जाते हैं। जिन कपल्स को बेबीज़ नहीं हो पाते तो वो IVF की मदद लेते हैं और अपने बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, तो उन बेबीज़ को कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। IVF का फुल फॉर्म याद रखना ज़रूरी है, और ये ज़रूरी है याद रखना कि IVF के थ्रू जो बच्चे प्रोड्यूस होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कहा जाता है, ठीक है। फिर आगे देखें, डेवलपिंग स्ट्रक्चर ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रायो। जब जाइगोट धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, डेवलप होने लगता है, तो डैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रायो। डेवलपिंग स्टेज ऑफ जाइगोट इज एम्ब्रियो, ठीक है। और जब उस एम्ब्रियो में से हमें बच्चे का हाथ, पैर, आँख ये सब पता चलने लगे, मतलब बॉडी पार्ट्स हमें दिखने लगे, सो डैट इज़ कॉल्ड फीटस। जब एम्ब्रियो में बेबी के हाथ, पैर, बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई किए जाने लायक हो जाएँ तो उसी एम्ब्रियो को हम फीटस कह देते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे बेबी पैरस एनिमल्स क्या होते हैं। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने बेबीज़ को डायरेक्ट बर्थ देते हैं, मतलब अंडा नहीं देते, बेबीज़ को डायरेक्ट निकाल देते हैं। जैसे काऊ गाय जब बच्चा देती है तो क्या वो अंडा देती है? नहीं, डायरेक्ट अपने बेबी को बाहर कर देती है। उसी तरीके से डॉग्स, इंसानों में भी ऐसा होता है, तो वो बेबी पैरस एनिमल्स होते हैं। और ऐसे ही एनिमल जो पहले अंडा देते हैं फिर अंडे में से उनके बच्चे आते हैं, वो ओवी पैरस एनिमल्स है। मैं बार बार कहती हूँ, अंडे से याद रखना ओ से अंडा, ओ से ओवी पैरस, ठीक है। ये अंडा ऐसे रहता है, ओवी पैरस। तो ओवी पैरस वो एनिमल्स हैं जो अंडे देते हैं, जैसे मुर्गी हो गई, चिड़िया हो गई, छिपकली हो गई, लिजार्ड्स, ये सब ओवी पैरस एनिमल्स है। पहले बच्चा अंडा देंगे फिर बच्चा देंगे वो। ये जो लाइफ साइकिल दिख रही है ये सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल है। सिल्क वॉर्म 4 स्टेजेस से गुजरते हैं। एग, पहले उनका अंडा रहता है, फिर वो कैटरपिलर बनते हैं। लार्वा जो है ना, ये अगर आपसे पूछे कि सिल्क वॉर्म का लार्वा स्टेज क्या कहलाता है तो वो कैटरपिलर कहलाता है। फिर प्यूपा बनते हैं, फिर एडल्ट बनते हैं। इसी तरीके से ये फ्रॉग की लाइफ साइकिल है। पहले वो अंडा रहते हैं, फिर टैडपोल बनते हैं, देन दे बिकम एडल्ट। 3 स्टेजेस से ये गुजरते हैं। तो ये द ट्रांसफॉर्मेशन, जब कोई लार्वा से एडल्ट बनता है, जब कोई कीड़ा मकोड़ा लार्वा से एडल्ट बनता है तो उसकी बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हैं, ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, और उस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ये बेसिकली एनिमल्स, कीड़ों में होता है ज़्यादातर, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज मेटामॉर्फोसिस। एक और चीज़, एक क्वेश्चन था फ्रॉग रिप्रोड्यूस बाई, तो मैंने गलती से मेटामॉर्फोसिस लगा दिया अभी लास्ट में ही, जो रिपीटेड क्वेश्चन की वीडियो थी। मैं कंफर्म करना चाह रही हूँ आपको कि फ्रॉग्स जो होते हैं दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एक्चुअली, लेकिन वो जो छोटे से बड़े होते हैं, छोटे से बड़ा बनते हैं, वो मेटामॉर्फोसिस होता है। रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं? वो सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस होते हैं, वो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू नहीं रिप्रोडक्ट करते हैं। ये कोई रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है, ये बस एक बच्चे को बड़े होने तक का जो प्रोसेस होता है उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देख लेते हैं। हाइड्रा किसके थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं? बडिंग के थ्रू। अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बाइनरी फिशन के थ्रू, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। अब देखते हैं क्लोनिंग क्या है। क्लोनिंग इज अ प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल, एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। क्लोनिंग क्या है? किसी सेल की कॉपी बना देना, किसी ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी बना देना, क्लोनिंग कहलाती है। जैसे मैं हूँ, मेरी तरह किसी ने सेम टू सेम दूसरा इंसान बना दिया, सो डैट विल बी कॉल्ड एज क्लोनिंग, ठीक है। फिर पहली बार जो क्लोनिंग सक्सेसफुल हुई थी वो एक शीप की हुई थी, एक भेड़ थी, उसका क्लोनिंग सक्सेसफुल हुआ था, उसका नाम था डॉली। पहली बार किसने सक्सेस किया क्लोनिंग को? अयान विल्मट और उनके कुछ दोस्त मिलके, कलीग मिलके, कहाँ पे? रोजलिन इंस्टीट्यूट इन एडनबर्ग, ये कहाँ पे? स्कॉटलैंड में है। यहाँ पे पहली बार सक्सेसफुल क्लोनिंग हुई थी। प्लीज़ नाम याद रखिएगा, अयान विल्मट, किस जगह? रोजलिन इंस्टीट्यूट इन एडनबर्ग, स्कॉटलैंड, ठीक है। किसकी क्लोनिंग सक्सेसफुल हुई थी? डोली की, एक शीप थी। वो कब वो पैदा हुई? 5 जुलाई 1996 में, ठीक है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, जो क्लोनिंग की गई डॉली की, कहाँ से लिया गया? फिनडॉर्शिट नाम की शीप थी, ये वाली फिनडॉर्शिट शीप थी। इससे के मेमोरी ग्लैंड से सेल लिया गया, सेल इसके मेमोरी ग्लैंड से लिया गया। ये एक दूसरी फिश थी, स्कॉटिश ब्लैक फेस यू, से एग लिया गया, ठीक है। इसके मेमोरी ग्लैंड से सेल लिया गया। याद रखना, क्वेश्चन पूछ चुका है कि फिनडॉर्शिट शीप से क्या लिया गया? इसके मेमोरी ग्लैंड से शीप लिया गया और स्कॉटिश ब्लैक फिश यू के एग लिया गया।
फिर दोनों को मिलाया गया और डॉली को रिप्रोड्यूस किया गया। बात समझ में आई? तो मेमरी ग्लैंड से किसके सेल लिया गया था? फिंडोशिट शीप के। और एग कहाँ से लिया गया था? स्कॉटिक ब्लैस्ट फेस यूज से। ठीक है। फिर अनफॉर्चुनेटली डॉली की डेथ हो गई 14 फरवरी 2003 को, क्योंकि उसको में कोई लंग डिजीज़ हो गई थी। ठीक है। अब मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, बस 9 चैप्टर पर रुकते हैं। आप भी लोग थक गए, मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। तो बाकी जो 9 चैप्टर्स है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, चीज़ें समझ नहीं आएंगी, फालतू का वीडियो देख के कोई मतलब नहीं है। तो ये 9 चैप्टर्स देख के नेक्स्ट पार्ट का वेट करो, कल तक नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड हो जाएगा। लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगी सेकेंड पार्ट का, तो जब भी चाहो आप वहाँ से जाके देख लेना। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।